नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरे पिया का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कुछ सोच करके संध्या ने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा, मुझे लगता है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती होगी। प्रेरणा ने कहा, हाँ दीदी, मैंने मेरी माँ से खाना बनाना सीखा था। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। संध्या ने कहा, फिर तो तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना ही होगा। और संध्या ने आगे प्रेरणा से कहा, फिर बताओ कब खिला रही हो अपने हाथ का बना खाना। प्रेरणा ने कहा, जब आप कहें। संध्या ने कहा, अगर ऐसी बात है तो बहुत जल्द ही तुम्हें परेशान करेंगे। प्रेरणा ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है दीदी, अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। संध्या ने कहा, बिल्कुल। और फिर संध्या ने आगे कहा, तुम्हारे हाथ का बना खाना फिर कभी। चलो पहले अभी ये डिनर शुरू करते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। और फिर सुमित ने प्रतीक से कहा, प्रतीक तुम भी शुरू करो। और फिर सभी खाना खाने लगे। और तब संध्या ने प्रेरणा से कहा, खाना अच्छा तो है ना प्रेरणा। प्रेरणा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत ही स्वादिष्ट है दीदी। और फिर सुमित ने प्रतीक से कहा, तुम्हें कैसा लगा खाना प्रतीक। प्रतीक ने कहा, बहुत अच्छा बना है भैया। और फिर कुछ देर में सभी का जब खाना हो गया तब सुमित ने सबसे कहा, अभी कुछ और भी है खाने के लिए। और तब संध्या ने सुमित की ओर हैरानी से देखा। और तब सुमित ने प्रतीक का लाया हुआ लड्डू का डिब्बा उठाया और संध्या से कहा, प्रतीक बेसन के लड्डू लेकर के आए हैं। कह रहे थे उनकी माँ बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं, इसलिए खाने के बाद खाएंगे। संध्या ने मुस्कुरा करके कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दो, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। और तब सुमित ने संध्या की ओर लड्डू का डब्बा बढ़ा दिया और संध्या ने तब तुरंत उसमें से एक लड्डू उठा लिया। लेकिन तभी प्रेरणा अपनी जगह से खड़ी हो गई। और तब संध्या ने प्रेरणा से कहा, तुम भी लड्डू लो प्रेरणा। प्रेरणा ने कहा, सॉरी दीदी, मेरा मन नहीं है, मैं हाथ धुल करके आती हूँ। और कह करके प्रेरणा वहां से चली गई। प्रतीक को यह देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह कुछ कहना चाहता था प्रेरणा से, लेकिन दूसरे के घर में होने की वजह से वह गुस्से के कड़वे घूंट पी करके रह गया। प्रेरणा ने लड्डू लेने से जान करके मना किया था और इसके पीछे की वजह थी प्रतीक का उसके साथ रूखा व्यवहार। और यह बात सुमित और संध्या को भी समझ आ गई थी। वो दोनों नहीं चाहते थे कि इस वजह से प्रतीक का मूड खराब हो। और इसलिए तब संध्या ने स्थिति को संभालते हुए कहा, हो सकता है प्रेरणा का मन खाने का ना हो। और कह करके संध्या ने लड्डू खाना शुरू कर दिया। और फिर सुमित ने भी कहा, हो सकता है। और तभी लड्डू खाते ही संध्या ने कहा, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है प्रतीक, सच में तुम्हारी माँ अच्छे लड्डू बनाती हैं। प्रतीक ने कहा, थैंक यू। और तभी सुमित ने भी लड्डू खाया और कहा, सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं प्रतीक, क्या एक और लड्डू मिलेगा। प्रतीक ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं भैया, जितने लड्डू खाना है आप खा सकते हैं। और तब एक लड्डू सुमित ने और उठा लिया। और साथ ही तब संध्या ने कहा, तब मैं भी एक और लड्डू खा ही लेती हूँ। संध्या की बात सुन करके सुमित और प्रतीक के चेहरों पर मुस्कान आ गई थी। और फिर संध्या ने एक लड्डू और उठा लिया। तभी वहां प्रेरणा वापस आ गई और उसने फिर संध्या से कहा, दीदी, इतने अच्छे डिनर के लिए आपका शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। संध्या, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर बाद चली जाना। प्रेरणा ने कहा, दीदी कल ऑफिस का पहला दिन है, कुछ तैयारी भी करनी है। संध्या ने कहा, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर अभी रुको, मैं हाथ धुल करके आती हूँ, फिर तुम्हें बाहर तक छोड़ने चलती हूँ। और कह करके संध्या हाथ धुलने चली गई और उसके पीछे सुमित भी चला गया। हाथ धुलने जा तो प्रतीक भी रहा था, लेकिन वो जान करके रुक गया, क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। इसलिए जब संध्या और सुमित वहां से चले गए तब प्रतीक ने प्रेरणा से गुस्से से कहा, मैं जानता हूं कि तुमने जान करके लड्डू नहीं खाया है, मगर एक बात सुन लो, मैं तुम्हें अपने लड्डू खिलाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं।
तभी प्रतीक को वहां संध्या आती हुई दिखाई दी और वह भी तब वहां से हाथ धुलने चला गया। प्रेरणा ने प्रतीक की बातें चुपचाप सुनती रही। उसने प्रतीक से कुछ कहा नहीं, मगर प्रतीक के इन शब्दों ने उसे एक बार फिर से आहत कर दिया था और उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। संध्या को आता हुआ प्रेरणा ने भी देख लिया था, इसलिए उसने अपनी आंखों के कोरों को पोंछ लिया था। संध्या ने प्रेरणा के पास आकर के कहा, अब चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। और फिर प्रेरणा संध्या के साथ वहां से बाहर की ओर चली गई। संध्या और प्रेरणा जब संध्या के फ्लैट के बाहर आ गई तब संध्या ने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा, पहले प्रतीक के लिए मेरी गलत सोच थी। वो इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो गलत होते तो मेरे हस्बैंड उन्हें अपने साथ डिनर पर लेकर के कभी नहीं आते। प्रेरणा ने कहा, आप ये इसलिए बोल रही हैं ना कि मैंने प्रतीक के लाए लड्डू नहीं खाए? संध्या ने कहा, हाँ। और फिर संध्या ने आगे कहा, अगर तुम एक लड्डू खा लेती तो क्या हो जाता? हो सकता है उस एक लड्डू की वजह से ही तुम्हारे मतभेद कुछ कम हो जाते। प्रेरणा ने कहा, दीदी, मेरा प्रतीक से कोई झगड़ा नहीं है। मुझे लड्डू खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थे, मगर उसके नेचर के चलते मेरे मन ने मुझे उसके लाए लड्डू खाने को परमिशन नहीं दी। संध्या ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, तुम दोनों अगर ऐसे रहोगे तो कैसे साथ में काम कर पाओगे? प्रेरणा ने कहा, दीदी, मेरी तरफ से उससे कोई झगड़ा नहीं है। जब वही मुझसे रूडली व्यवहार करता है तब फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? जब उसने मुझे अपने लिए खाना तक सर्व नहीं करने दिया, फिर मैं उसके लड्डू क्यों ही खाती? आखिर मेरा अपना भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। प्रेरणा की कही बात भी अपनी जगह सही थी और प्रेरणा की बातों को सुन करके संध्या को भी लगा कि प्रेरणा ठीक ही कह रही है और इसलिए उसने तब प्रेरणा से कहा, प्रेरणा, तुम अपनी जगह सही हो, मगर क्या ये सही है कि किसी गलत इंसान के साथ तुम भी गलत बन जाओ? प्रेरणा ने कहा, दीदी, मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ पहले से गलत व्यवहार करूं, मगर मेरी अपनी भी तो सहनशीलता है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो मुझसे इतना चिढ़ा हुआ क्यों रहता है। प्रेरणा ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपना समझती हैं, इसलिए समझा रही हैं। ठीक है, मैं आपकी बताई हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगी। संध्या ने मुस्कुरा करके प्रेरणा से कहा, बहुत प्यारी हो तुम। अब तुम जाओ और कल ऑफिस जाने की तैयारी कर लो। प्रेरणा ने कहा, गुड नाइट दीदी। संध्या गुड नाइट बोल करके और फिर प्रेरणा वहां से अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई और संध्या वापस अपने फ्लैट में आ गई। प्रतीक के कहने पर उसकी मां सुनीता ने अमित की मां को काम पर तो रख लिया था, साथ ही उन्होंने उन गरीब माँ बेटे पर दया दिखाते हुए अपने घर में एक कमरा भी रहने के लिए दे दिया था। अब जब सुनीता के घर में सभी का खाना हो गया था और तब अनीता उनके घर के बर्तन धुलने ही जा रही थी, तब सुनीता ने उनके पास आकर के कहा, अनीता, आपको ये बर्तन धुलने की ज़रूरत नहीं है, आप जा करके अब आराम करो। वैसे भी आप अभी बीमारी से पूरी तरह से उभरी नहीं हैं, जब सेहत पूरी तरह से ठीक हो जाए तब धुल लीजिएगा। अनीता ने कहा, अब समझ आया कि प्रतीक साहब में इतने अच्छे संस्कार कहाँ से आए हैं। इतनी महान माँ का बेटा ही इतने अच्छे संस्कार का व्यक्ति हो सकता है। सुनीता ने कहा, बहुत हो गई तारीफ अनीता, अब जा करके आराम करो। और तब अनीता गुड नाइट बोल करके वहाँ से चली गई। अनीता जब अपने रूम में पहुँची, उन्होंने देखा कि अमित पढ़ रहा है। तब उन्होंने अमित से कहा, बेटा, तुमने खाना खा लिया? अमित ने कहा, आपका वेट कर रहा था माँ। अनीता ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे देर भी हो जाती है, इसलिए तुम समय पर खा लिया करो। अमित ने कहा, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता माँ। अनीता ने कहा, पता नहीं अब तुम्हें कब समझ आएगी बेटा, चलो अब जल्दी से हाथ धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। और तब अनीता अमित और अपने लिए खाना परोसने लगी। अमित भी हाथ धुल करके खाना खाने बैठ गया था और तब अमित की माँ ने एक खाने की थाली अमित को दी और एक थाली ले करके वह भी बैठ गई और फिर अमित और उसकी माँ साथ में खाना खाने लगे। कुछ देर में जब दोनों का खाना हो गया तब अनीता ने अमित से कहा, अमित, तुमने अपने प्रतीक भैया को धन्यवाद कहा? उन्होंने तुम्हारी माँ को अपने घर पर काम दिलाया है और साथ में रहने को कमरा भी दिया है, वो भी बिना किसी किराए के।
अमित ने कहा सॉरी माँ, लेकिन मैं अभी उन्हें फ़ोन करता हूँ। और कह करके अमित ने प्रतीक का नंबर डायल कर दिया। प्रतीक अपने लैपटॉप पर उस समय अपने ऑफिस के बारे में कुछ स्टडी कर रहा था। तभी उसके फ़ोन की बेल बजी। प्रतीक के फ़ोन में अमित का नंबर सेव था, इसलिए उसने जब अमित का नाम देखा तब उसने तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया और कान से लगाते हुए कहा, हाँ अमित। अमित ने कहा नमस्ते भैया, और तब प्रतीक ने भी उसे नमस्ते कहा और फिर अमित ने प्रतीक से कहा थैंक यू भैया। प्रतीक ने कहा और वह किस लिए? अमित ने कहा आपने मेरी माँ को अपने घर पर काम दिया और साथ ही अपने घर में रहने को कमरा भी दिलाया। प्रतीक को काम का तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी माँ ने अमित और उसकी माँ के रहने के लिए कमरा भी दे दिया था। लेकिन उसे यह जान करके अच्छा लगा और तब उसने अमित से कहा थैंक यू की ज़रूरत नहीं है अमित, तुम और तुम्हारी माँ बहुत अच्छे हैं और अगर अच्छे लोग हमारे घर में रहेंगे तो हम लोग भी अच्छे लोगों की सोहबत में अच्छे बन जाएंगे, इसलिए थैंक्स तो हमें कहना चाहिए। अमित ने कहा आप बहुत अच्छे हैं भैया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा भैया। प्रतीक ने कहा अमित इसे एहसान मत समझो। और तभी अमित की माँ ने प्रतीक से कहा प्रतीक बेटा, ये हम गरीब पर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का एहसान ही है जिसे हम माँ बेटे उम्र भर याद रखेंगे। प्रतीक ने कहा एहसान मत मानिए आंटी, बस आप तो इस बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बस वही बहुत है हमारे लिए। अनीता ने कहा आंटी का आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है, तुम खूब तरक्की करो बेटा, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। प्रतीक ने कहा ये आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है आंटी, थैंक यू मुझे आशीर्वाद देने के लिए। अनीता ने कहा बहुत अच्छे हृदय वाले हो तुम बेटा। और फिर अनीता ने प्रतीक से कहा अब अमित से बात करो। और फिर अमित और प्रतीक कुछ देर बात करते रहे और फिर अमित ने फ़ोन कट कर दिया। अगले दिन प्रतीक और प्रेरणा दोनों ही सुबह जल्दी तैयार हो गए थे। आखिर आज उनके ऑफिस का पहला दिन था और वो दोनों ही अपने ऑफिस के पहले दिन कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। ऑफिस की गाड़ी भी दोनों को लेने के लिए वहां ऑफिस पर आ गई थी और तब प्रेरणा ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट के पास पहले पहुंच गई थी और लिफ्ट आने का वेट कर रही थी कि तभी इत्तेफाकन प्रतीक भी वहां पहुंच गया। उसने लिफ्ट के पास खड़ी किसी लड़की को तो देख लिया था, मगर प्रेरणा उससे पीठ करके खड़ी थी, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाया था और इसलिए वह भी लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जब तक प्रतीक लिफ्ट के पास पहुंचा लिफ्ट वहां से आ गई थी और तब प्रेरणा लिफ्ट में अंदर गई और लिफ्ट के अंदर जा करके जब प्रेरणा पलट करके खड़ी हुई तब प्रतीक ने उसका चेहरा देखा तो उसे पता लगा कि वह कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा है। और यह देख करके उसके बढ़ते हुए कदम सहसा रुक गए और प्रतीक को और यह देख करके प्रेरणा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। प्रतीक लिफ्ट के सामने खड़ा था मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अचानक से सामने प्रेरणा को देख करके वह रुक गया था और तभी लिफ्ट का गेट बंद होने लगा और तब प्रेरणा को लगा कि प्रतीक भी लिफ्ट में आना चाहता है, इसलिए उसने लिफ्ट का गेट खोले रहने के लिए बटन दबा दिया। और तभी प्रतीक ने प्रेरणा की ओर गुस्से भरी नज़रों से देखा लेकिन कुछ कहा नहीं और वहां से सीढ़ियों की ओर चला गया। प्रेरणा को यह देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने तब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद से कहा दीदी मैंने अच्छा ही करने की कोशिश की और पुराने गिले शिकवे को भुला करके लिफ्ट का गेट खोले रखा, मगर पता नहीं वो मुझसे इतना क्यों चिढ़ा हुआ है कि उसने मेरे साथ लिफ्ट में नीचे जाना भी ठीक नहीं समझा और सीढ़ियों से नीचे गया है। प्रेरणा ने आगे खुद से कहा मैंने तो उसके लिए लिफ्ट का गेट खोले रखा था, अगर वही नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर इतना गुस्सा भी अच्छी बात नहीं है और मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर मुझसे उसको प्रॉब्लम क्या है। प्रेरणा ये सब सोच ही रही थी कि तभी लिफ्ट नीचे जा करके रुक गई और प्रेरणा अपने ख्यालों से निकल करके लिफ्ट से बाहर चली गई। ऑफिस से आई गाड़ियों में से प्रेरणा जा करके एक गाड़ी में बैठ ही रही थी कि तभी दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने प्रेरणा से कहा मैडम वो आपके साथ जो कल साहब आए थे वो कहाँ हैं? वो कब तक आएंगे? इन मैडम से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। वे हाँफते हुई आवाज प्रतीक की थी जो कि जल्दी से गाड़ी की ओर चला आ रहा था। प्रेरणा ने प्रतीक की आवाज सुन ली थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। प्रेरणा के गाड़ी ड्राइवर ने तब गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी।
गाड़ी अभी कुछ दूर ही चली थी, लेकिन पता नहीं गाड़ी में क्या खराबी हुई, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। तभी प्रेरणा ने प्रतीक से कहा, ये गाड़ी क्यों रुक गई? ड्राइवर ने उदासी भरे स्वर में कहा, ये गाड़ी ऐसे कभी नहीं रुकी, पता नहीं आज क्या हो गया, मैं देखता हूं अभी। और कह करके ड्राइवर गाड़ी से उतर गया। और तब प्रेरणा ने खुद से कहा, पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। तभी वो गाड़ी वहां से गुजरी जिसमें प्रतीक बैठा हुआ था। प्रेरणा वाली गाड़ी रुकी हुई देख करके प्रतीक के ड्राइवर ने प्रेरणा की गाड़ी के पास गाड़ी रोक दी और फिर प्रेरणा के ड्राइवर से कहा, क्या हुआ गाड़ी को, तुमने गाड़ी रोक क्यों दी? प्रेरणा के ड्राइवर ने उदासी भरे स्वर में कहा, शायद गाड़ी खराब हो गई है। प्रेरणा ने ड्राइवर की बात सुन ली और फिर उसने ड्राइवर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगी? तब ड्राइवर ने प्रेरणा से कहा, आप परेशान मत होइए मैडम, आप इन साहब के साथ दूसरी गाड़ी में चली जाइए। प्रेरणा के ड्राइवर ने प्रतीक की गाड़ी में जाने को उससे कहा था, लेकिन जैसे ही प्रेरणा ने सुना उसे सुन करके अच्छा नहीं लगा। आखिर लगता भी क्यों, पहले ही प्रेरणा का रिश्ता प्रतीक के साथ ठीक नहीं था और अब परिस्थितियां उसके साथ ऐसी बन रही थी कि वो घूम फिर करके एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो रहे थे, जिससे प्रेरणा फिलहाल प्रतीक से दूरी बनाने की कोशिश ही कर रही थी, क्योंकि प्रेरणा नहीं चाहते थे कि उन दोनों में कोई और गलत कहा सुनी हो। लेकिन ड्राइवर की कही बात यही इशारा कर रही थी कि उसे न चाहते हुए एक बार फिर से प्रतीक के साथ ही जाना पड़ेगा। और प्रेरणा अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। प्रेरणा अपने ख्यालों की अभी उधेड़ बुन में ही थी कि तभी उसके ड्राइवर ने प्रतीक के ड्राइवर से कहा, तुम मैडम को अपनी गाड़ी से ऑफिस छोड़ देना, मुझे गाड़ी बनवाने ले जानी पड़ेगी। तभी प्रतीक ने अपने ड्राइवर से कहा, उस लड़की के ड्राइवर से कहो कि वो किसी और गाड़ी से भेज दे, मैं उस लड़की के साथ जाना नहीं चाहता। ड्राइवर ने तब प्रतीक से कहा, साहब गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी, मगर मैडम ऑफिस पहुंचने के लिए लेट हो जाएंगी। प्रतीक ने तभी गुस्से से कहा, क्या मैंने किसी का ठेका ले रखा है? कल भी तुम लोगों ने एक ही गाड़ी एयरपोर्ट भेजी थी और आज ये गाड़ी खराब हो गई। इतनी बड़ी कंपनी और मैनेजमेंट इतना खराब। लेकिन कहते कहते प्रतीक की नज़र प्रेरणा की ओर चली गई और तब उसके अंदर की अच्छाई जाग गई और उसने तब अपने ड्राइवर से कहा, आज मैं अपने साथ मैडम को ले चलता हूँ, मगर आगे से तुम लोग अपनी गाड़ियों को पहले से ही ठीक से देख करके निकाला करो। जब प्रतीक के ड्राइवर की ओर से जवाब में देरी हो रही थी तब प्रेरणा ने खुद से कहा, वो एयरपोर्ट से ही मुझे पहले नहीं लाना चाहता था, पता नहीं क्या सोच करके लाया है। अब जब फिर से मेरे पास गाड़ी नहीं है, पता नहीं वह अकड़ू मानेगा भी या नहीं, अच्छी मुसीबत है। तभी प्रेरणा के ड्राइवर ने उससे कहा, मैडम वो साहब अपनी गाड़ी में आपको ले जाने के लिए मान गए हैं, आप उनके साथ ऑफिस चली जाइए, मैं गाड़ी ठीक करा करके आपको ऑफिस लेने आ जाऊंगा। प्रेरणा को यकीन तो नहीं था कि प्रतीक मान जाएगा, लेकिन उसे अभी ऑफिस जाना था, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और झट से अपनी गाड़ी से उतर गई। लेकिन जब गाड़ी से उतरने के बाद उसकी नज़र प्रतीक की ओर गई तब उसने देखा कि प्रतीक दूसरी ओर जान करके देख रहा था, ताकि वह प्रेरणा को एहसास करा सके कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। और यह प्रतीक के हाव भाव से प्रेरणा भी समझ गई थी, वह प्रतीक के साथ इतनी बेरुखी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। और इस बार प्रेरणा की किस्मत ने उसका साथ दे दिया था। उसे सुमित अपनी गाड़ी से उधर आता हुआ दिखाई दिया और तब उसने प्रतीक के ड्राइवर से प्रतीक को सुना करके कहा, आप साहब को ले जाइए, मैं दूसरी गाड़ी से ऑफिस आ जाऊंगी। प्रेरणा की बात सुन करके प्रतीक को गुस्सा आ गया था, किंतु उसने प्रेरणा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी उसने अपने ड्राइवर से कहा, चलो यहाँ से। और तब प्रतीक के ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और तभी प्रेरणा ने सुमित की आ रही गाड़ी को हाथ के इशारे से रोका और फिर वह सुमित के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर में प्रतीक ऑफिस पहुंच गया था और उसके कुछ ही देर बाद प्रेरणा भी सुमित के साथ ऑफिस पहुंच गई थी। प्रतीक अपनी गाड़ी से उतर करके ऑफिस में जाने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी सुमित ने अपनी गाड़ी में से ही उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, हीरो रुको तो जरा, हम भी चल रहे हैं। प्रतीक ने जब सुमित की आवाज़ सुनी तो वह रुक गया और उसने पीछे पलट करके सुमित की ओर देखा और फिर कहा, आ जाइए भैया, मैं रुका हूँ। प्रतीक अभी आगे कुछ और कहना ही चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने प्रेरणा को सुमित की गाड़ी से उतरते हुए देखा वह कहते कहते रुक गया, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि प्रेरणा सुमित की गाड़ी में आई होगी।
प्रतीक प्रेरणा की वजह से अब वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन सुमित की वजह से वह ऐसा कर नहीं सका और सुमित के आने तक वह अपनी जगह खड़ा होकर के उसके आने की प्रतीक्षा करता रहा। और जब सुमित प्रतीक के पास पहुंचा, उसने प्रतीक से कहा, चलो हीरो अब चलते हैं। प्रतीक ने तब मजाकिया लहजे में सुमित से कहा, लगता है कि आप मेरा नाम भूल गए हैं भैया। सुमित ने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है प्रतीक जी, वो तो इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम हीरो की तरह ही दिख रहे हो। प्रेरणा ने जब सुमित की यह बात सुनी, उसकी नज़र प्रतीक की ओर चली गई। वह भी खुद को प्रतीक को देखने से रोक नहीं पाई, लेकिन तुरंत ही उसने प्रतीक की ओर से अपनी नज़रें हटा ली, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि प्रतीक को पता लगे कि वह उसे देख रही है। प्रेरणा ने फिर दूसरी ओर देखते हुए खुद से कहा, हीरो जैसे दिखते तो हैं जीजू की ये बात तो सही है, मगर हरकतें इनकी विलन जैसी है। प्रेरणा अभी खुद में ही थी कि तभी सुमित ने प्रेरणा से कहा, तुम क्या सोचने लगी, चलो चलना नहीं है क्या? सुमित की बात सुन करके प्रेरणा तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गई और फिर उसने सुमित से कहा, सॉरी ओ मैं कुछ सोच रही थी। सुमित ने कहा, कोई बात नहीं। और फिर प्रेरणा, प्रतीक और सुमित तीनों वहां से आगे बढ़ गए। प्रतीक, प्रेरणा सुमित के साथ जब ऑफिस में अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें वहां आसपास मौजूद स्टाफ बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी दो लड़कियों की नज़र एक साथ प्रतीक पर पड़ी और उनमें से एक लड़की ने दूसरी से कहा, यार रिया देख कितना हैंडसम है वो। और तब दूसरी लड़की ने कहा, तू सच कह रही है प्रीति। और उन दोनों की बातें प्रेरणा ने सुन ली थी और तब प्रेरणा मन में कहा, दूर रहो इस गुलाब से, बहुत कांटे हैं इसमें, नहीं तो पछताओगी। और फिर हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लिए प्रेरणा वहां से आगे बढ़ गई। और फिर रिया ने प्रीति से कहा, अब बेचारे रॉकी का क्या होगा, खुद को बड़ा ही स्मार्ट समझता था। प्रीति ने रिया से मुस्कुरा करके कहा, होगा क्या, अब उसे भी पता लग जाएगा कि उससे भी हैंडसम लड़का इस ऑफिस में है। तभी वहां रॉकी भी आ गया और उसने उन दोनों से कहा, तुम्हें लगता है कि मुझसे हैंडसम है? और तब प्रीति और रिया दोनों ने एक साथ कहा, लगता नहीं है मिस्टर रॉकी, बल्कि वो तुमसे हैंडसम है। और कह करके रिया और प्रीति दोनों उसके पास से चली गई। और रॉकी ने तब ऑफिस के प्यून को अपने पास बुलाया और फिर उससे कहा, अभी जो नया लड़का यहाँ से अंदर गया है, क्या तूने उसे देखा है जाते हुए? मोनू ने मुस्कुरा करके कहा, वो जो हीरो जैसा दिख रहा था, उसकी ही बात कर रहे हो ना रॉकी सर? रॉकी ने खींचते हुए कहा, चुप कर अपनी बकवास। और फिर रॉकी ने मोनू से आगे कहा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो मेरी तरह स्मार्ट था। मेरी तरह स्मार्ट बनने के लिए उसे अभी कितने ही जन्म और लेने पड़ेंगे, समझा तू? अभी कहा तो कहा, आगे ऐसी बात मत करना। मोनू को सच तो पता था कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है, मगर मुश्किल ये थी कि रॉकी के मुंह पर सच कह नहीं सकता था। कभी कभार रॉकी बाबू से उसे कुछ टिप जो मिल जाती थी, लेकिन मोनू दिमाग का बड़ा तेज था। उसने बड़ी चतुराई के साथ रॉकी से कहा, ये तो आप सही कह रहे हैं सर कि वो सर आपके जितने स्मार्ट नहीं हैं। तभी ऑफिस की दूसरी प्यून शीला वहां आ गई और उसने रॉकी से कहा, रॉकी सर आपको बड़ी मैडम बुला रही हैं, जल्दी से अंदर जाइए। और तब रॉकी ने मोनू से कहा, क्या मोनू तूने मुझे बातों में लगा लिया, लगता है आज डांट पड़ने वाली है। और कह करके रॉकी वहां से भागता हुआ चला गया। उसके वहां से जाते ही शीला ने मोनू से कहा, क्या बोल रहे थे तुम रॉकी से कि वो नए साहब उनके जैसे स्मार्ट नहीं हैं? तुम्हें पता भी है कि नए साहब के सामने ये रॉकी सर कुछ भी नहीं हैं। और तभी मोनू ने मुस्कुरा करके कहा, मैंने यही कहा था ना कि वो सर रॉकी सर जैसे स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि वो उनसे अधिक स्मार्ट हैं। अब समझी तुम? और तब शीला मुस्कुराने लगी और उसने मोनू से कहा, बहुत ही चतुर हो तुम। मोनू ने मुस्कुरा करके कहा, क्या करें शीला जी, सीधे बनने का जमाना है ही नहीं। और फिर मोनू ने आगे शीला से कहा, बातें बहुत हो गई, चलो अब अपना काम देखते हैं। और फिर वे दोनों वहां से चले गए। रॉकी बड़ी मैडम के ऑफिस रूम सीधा चला ही जा रहा था कि तभी रिया ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर रॉकी रुक जाओ, अभी मैडम ने बुलाया नहीं है, मगर उनका बुलावा कभी भी आ सकता है, इसलिए तुम यहीं हमारे पास रुको, ताकि जैसे ही मैडम बुलाएं हम अंदर जा सकें। रॉकी, मतलब तुम लोगों ने मुझे बुलाया था, ना कि मैडम ने?
रिया ने कहा, बिल्कुल सही समझा तुमने। रॉकी ने कहा, शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। प्रीति ने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तू हमारे साथ रुक और मैडम के बुलाने का इंतजार कर। रॉकी ने उदासी भरे स्वर में कहा, और कोई विकल्प भी तो नहीं है सिवाय इंतजार के। रॉकी ने एक चिंता भरी आह भरी और फिर बड़ी मैडम के ऑफिस रूम की ओर देखने लगा। बड़ी मैडम यानी कि श्रीमती शांति सिन्हा, जिन्हें ऑफिस में सभी बड़ी मैडम कह करके बुलाते थे। बड़ी मैडम अपने ऑफिस रूम में थी और उनके सामने प्रतीक, प्रेरणा, सुमित तीनों खड़े थे। और तब उन्होंने सुमित से कहा, मिस्टर सुमित, आप जा करके अपना काम कर सकते हैं, मैं प्रेरणा और प्रतीक से उनके काम के बारे में डिस्कस करती हूँ। सुमित ने कहा, ओके मैम। और फिर सुमित वहां से बाहर चला गया और फिर शांति ने वहां खड़े प्रतीक और प्रेरणा से कहा, आप दोनों बैठ जाइए, फिर हम आराम से बात करते हैं। और तब प्रतीक और प्रेरणा दोनों बैठ गए और फिर मैडम ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, प्रेरणा, मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूं और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर पूरी तरह से खरी उतरेंगी। प्रेरणा ने जब शांति की बात सुनी तब उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आया और उसने तब हैरानी भरे स्वर शांति से कहा, मैडम माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, आप किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। शांति ने तब प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, प्रेरणा, मैं जानती हूँ कि यह आपकी शुरुआत है, लेकिन आपकी पढ़ाई की योग्यता को ध्यान में रख करके मैंने आपको एक टीम की जिम्मेदारी दी है। उस टीम में कुछ पुराने और काबिल स्टाफ भी हैं, जिनके साथ मिल करके आपको एक टीम लीडर के तौर पर काम करना है और अपनी टीम के साथियों का मार्गदर्शन करना है। प्रेरणा ने तब हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैम कि आपको मेरी वजह से कोई शिकायत का अवसर ना मिले। शांति ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी प्रेरणा, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने काम से बहुत आगे तक जाओगी। प्रेरणा ने तब मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू सो मच मैम। प्रतीक, जो कि अभी खामोश बैठा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तभी शांति ने प्रतीक की ओर देखा और फिर उससे कहा, मिस्टर प्रतीक, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और आपकी प्रोफाइल देखने के बाद जाना कि आप भी काफ़ी काबिल इंसान हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपकी भी पोजीशन प्रेरणा के बराबर ही होगी। लेकिन शांति अपनी बात अभी कह ही रही थी, लेकिन प्रेरणा ने सिर झुका करके अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने मन में प्रार्थना करते हुए कहा, प्रतीक मेरी टीम में ना हो, प्रतीक मेरी टीम में ना हो। प्रेरणा अभी खुद में ही खोई हुई थी और तभी प्रतीक ने शांति मैडम से कहा, लेकिन क्या मैडम? शांति ने कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। बात यह है मिस्टर प्रतीक कि जो पोजीशन आपको दी जा रही है वह भी प्रेरणा के बराबर ही है, मगर प्रेरणा टीम लीडर है, लेकिन प्रेरणा की अनुपस्थिति में टीम आप ही लीड करेंगे। शांति की बात सुन करके प्रेरणा ने खुद से कहा, जिस बात से बचने के लिए मैं प्रे कर रही थी उसके उलट क्यों हो रहा है। शांति की बात सुन करके प्रतीक के तेवर बदल गए थे और उसने तब बदले हुए स्वर में शांति से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज क्या आप स्पष्ट करेंगी मैडम। शांति ने तब प्रतीक को समझाते हुए कहा, मिस्टर प्रतीक, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पोजीशन तो आपकी भी प्रेरणा के बराबर ही है, मगर प्रेरणा टीम लीडर है और आप टीम के उप टीम लीडर हैं। प्रतीक को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। अगर प्रतीक प्रेरणा से पहले मिला नहीं होता तो उसे कोई ऐतराज भी नहीं होता। वह अब जब प्रेरणा से मिल भी चुका था और उसकी प्रेरणा से बन भी नहीं रही थी, और ऐसी स्थिति में वह कैसे प्रेरणा को अपनी टीम लीडर मान सकता था। और इसलिए उसने तुरंत शांति से कहा, टीम तो मैं लीड कर सकता हूं मैडम। शांति ने कहा, मैं मानती हूं मिस्टर प्रतीक कि आप टीम लीड कर सकते हैं, मगर एक समय पर टीम लीडर कोई एक ही हो सकता है। प्रतीक ने कहा, माफी चाहूंगा मैडम, लेकिन वो एक तो मैं भी हो सकता हूं। आखिर तब फिर मैं क्यों टीम लीडर नहीं बन सकता। शांति ने कहा, क्योंकि मिस्टर प्रतीक, प्रेरणा की प्रोफाइल आपसे कुछ बेहतर है। प्रतीक ने कहा, किंतु आपने अभी कहा ना कि मैं भी टीम लीड कर सकता हूं। शांति ने कहा, वह तो मैं अभी भी आपसे बोल रही हूं कि आप टीम लीड कर सकते हैं, मगर मिस्टर प्रतीक, प्रेरणा की प्रोफाइल आपसे बेहतर है, इसलिए पहली हकदार तो वही है।
प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रेरणा प्रतीक के चेहरे के भावों को पढ़ रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि प्रतीक के मन में क्या चल रहा था। प्रतीक ने भले प्रेरणा के साथ रूखा व्यवहार किया था, उसके बाद भी उसे प्रतीक के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने तब शांति मैडम से कहा, मैडम आप मेरी प्रोफाइल पर मत जाइए। अगर आपको लगता है कि मिस्टर प्रतीक टीम लीड कर सकते हैं तो मुझे उनकी जगह पर काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें मेरी जगह दे दीजिए, मैं उनकी जगह काम कर लूंगी। लेकिन पता नहीं तभी प्रतीक को क्या हुआ, उसने प्रेरणा से कहा, लेकिन मुझे आपत्ति है मिस प्रेरणा। और फिर प्रतीक ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, मुझे किसी की सिफारिश से तरक्की नहीं चाहिए। अगर मैं काबिल हूं तो कामयाबी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, इसलिए अपनी सिफारिश अपने पास रखिए। और फिर प्रतीक ने शांति मैडम की ओर देखते हुए कहा, मैं आपकी बताई पोजीशन पर काम करने के लिए तैयार हूं मैडम, मुझे किसी की सिफारिश से मिली तरक्की नहीं चाहिए। शांति मैडम ने तब प्रतीक की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, क्या बात है मिस्टर प्रतीक, आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया। आपके अंदर जज्बा है और अगर यही जज्बा आपने यूं ही बनाए रखा तो आप एक दिन बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे। बहुत खूब। प्रतीक को शांति के प्रशंसा भरे शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसे शांति के कहे शब्दों का जवाब तो देना ही था। इसलिए उसने तब शांति मैडम से कहा, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया मैडम। जहां प्रतीक ने तो कह करके सब साफ कर दिया था, लेकिन प्रेरणा अब सोच रही थी कि आखिर वह प्रतीक के साथ कैसे काम करेगी जब उन दोनों की आपस में ठीक से बनती तक नहीं है। प्रेरणा अभी खोई हुई थी ऐसे ही ख्यालों में। तभी शांति मैडम ने प्रेरणा की ओर देखा और फिर उससे कहा, प्रेरणा क्या सोच रही हो आप? और फिर शांति मैडम ने प्रेरणा की ओर देखते हुए आगे कहा, शायद यही सोच रही हो कि टीम को मैनेज कैसे करोगी, लेकिन उसकी आप फिक्र मत करो। आपको एक बार बताया जाएगा कि आपको कैसे टीम के साथ काम करना है, और मुझे यकीन है कि एक बार सब पता लगने के बाद आप टीम को आसानी से संभाल पाएंगे। इसलिए अभी इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। और फिर मैडम ने लैंडलाइन से किसी को फोन मिलाया और कहा, रिया प्रीति को उनकी पूरी टीम के मेंबर्स के साथ मेरे पास जल्दी से भेजो। शांति मैडम के फोन करने के कुछ ही देर बाद रिया प्रीति, रॉकी, उनके अलावा कुछ और लोग भी वहां आ गए थे जो कि उनकी टीम के मेंबर्स थे। जब सभी वहां पहुंच गए तब शांति मैडम ने उन सभी से कहा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सभी के टीम लीडर जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन अब मुझे आप सभी को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि वो यहाँ आ चुके हैं और अभी हमारे साथ ही हैं। और फिर शांति मैडम ने प्रेरणा की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मिस प्रेरणा हैं जो कि आप सभी को लीड करेंगी। और तब सभी ने प्रेरणा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और फिर मैडम ने आगे प्रतीक का परिचय कराते हुए कहा, ये मिस्टर प्रतीक हैं, इन्हें भी आप प्रेरणा की तरह ही अपना टीम लीडर समझिए, मगर ये प्रेरणा की अनुपस्थिति में आप सभी को लीड करेंगे और बाकी समय ये आप सभी की तरह टीम का एक हिस्सा रहेंगे और आपके साथ काम में हेल्प करेंगे। सुन करके रिया ने बिना देरी किए मुस्कुरा करके कहा, आपका हमारी टीम में स्वागत है सर। और कह करके रिया ने अपना हाथ प्रतीक की ओर बढ़ा दिया। प्रतीक ने रिया के हाथ की ओर देखा और फिर उससे कहा, मिस। प्रतीक को रिया का नाम पता नहीं था, इसलिए वह मिस कह करके रुक गया था और रिया यह बात समझ गई थी, इसलिए उसने तब प्रतीक से कहा, मेरा नाम रिया है सर। और तभी शांति मैडम ने प्रतीक से कहा, रिया बहुत ही मेहनती लड़की है मिस्टर प्रतीक और अपने काम को बखूबी जानती है। रिया ने हाथ आगे बढ़ाए रखा था, मगर प्रतीक ने उससे जब हाथ नहीं मिलाया तब रिया को बेमन से हाथ पीछे करना पड़ा। प्रेरणा ने जब रिया को प्रतीक की ओर हाथ बढ़ाते हुए देखा तब उसे लगा था कि प्रतीक उससे हाथ मिला लेगा, क्योंकि प्रतीक को किसी से नॉर्मल हाथ मिलाने में प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है। मगर जब उसने देखा कि प्रतीक ने उससे हाथ नहीं मिलाया तब वह समझ गई कि प्रतीक को उससे ही नहीं बल्कि सभी लड़कियों से प्रॉब्लम है। अब जब रिया का चेहरा पास बैठी प्रेरणा ने देखा तब वह रिया के चेहरे की उदासी की वजह समझ गई और उसने तब रिया के चेहरे को देख करके खुद से मन में कहा, तुम गलत जगह हाथ मार रही हो रिया, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये लड़का किसी और दुनिया का है, इस पर तुम्हारा जादू नहीं चलेगा। रिया के बाद प्रीति भी प्रतीक से हाथ मिलाना चाहती थी,
मगर रिया के साथ जो हुआ उसे देख करके वह खुद की इंसल्ट तो अब बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उसने तब प्रतीक को नॉर्मल ही हेलो कहा और अपना परिचय दिया, और ऐसे ही बाकी सभी टीम मेंबर्स ने भी प्रेरणा और प्रतीक को अपना परिचय दिया। और जब सभी का परिचय एक दूसरे से हो गया तब शांति मैडम ने रिया और उसके साथियों से कहा, अब आप जा करके अपना काम शुरू कीजिए। आपकी प्रेरणा मैडम और प्रतीक सर्कल से आपके साथ काम शुरू करेंगे, क्योंकि आज उन दोनों को बताया जाएगा कि काम कैसे करना है और आप लोगों से काम कैसे कराना है। और फिर रिया और उसके टीममेट्स वहां से चले गए। जैसे ही रिया और उसके मेट्स वहां से बाहर आए, सभी रिया की ओर देख करके हंसने लगे। रिया ने तब गुस्से से कहा, मैं सब समझ रही हूँ कि तुम सभी किस बात पर हंस रहे हो। और तभी प्रीति ने हंसते हुए कहा, प्रतीक सर को इम्प्रेस करने चली थी, बेचारी की बुरी तरह बेइज्जती हो गई। प्रीति की हंसी रुक नहीं रही थी। उसने आगे मुस्कुराते हुए कहा, इसका चेहरा देखा था तुम लोगों ने, कैसा हो गया था, मुझे तो रिया पर तरस आ रहा था। रिया ने तब प्रीति की ओर देखते हुए कहा, अगर और हंसना बाकी है तो हंस लो। तभी रॉकी ने रिया की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे अभी भी बोल रहा हूं कि वो मेरे जैसा हैंडसम नहीं है। तूने एक बार अगर मेरी ओर ध्यान से देख लिया होता तो मुझे पता लगता कि हैंडसम कौन है, और तुझे मुझे इम्प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ब खुद ही तुमसे इम्प्रेस हो जाता। रिया, यही फर्क होता है असली हीरे और नकली में। रॉकी ने कहा, आखिर तूने माना तो सही कि मैं ही असली हीरा हूँ। तभी रॉकी के मेट्स रोनित ने उससे कहा, भाई जिसे तू अपनी तारीफ समझ रहा है वह दरअसल बेइज्जती हो रही है तेरी। और तब रॉकी ने रिया की ओर प्रश्न भरी नजरों से कहा। रिया ने तब रॉकी की ओर देखते हुए कहा, तुझसे अधिक समझदार तो रोनित है। और तब रॉकी ने रिया की ओर देखते हुए कहा, मतलब वो असली हीरा है और मैं नकली। रिया ने कहा, क्योंकि असली हीरा प्रतीक सर की तरह शोर मचा करके अपनी तारीफ नहीं करता, बल्कि उसकी असलियत को जानने वाले लोग उसकी तारीफ करते हैं, समझे मिस्टर रॉकी। और कह करके रिया वहां से आगे बढ़ गई। और तब प्रीति ने रॉकी से कहा, रॉकी बहुत हो गया मजाक, अब उसे और परेशान मत करो। और कह करके प्रीति भी रिया के पीछे चली गई और फिर बाकी सभी भी उनके पीछे चले गए। जब रिया और उसके मेट शांति मैडम के ऑफिस रूम जब रिया और उसकी पूरी टीम शांति मैडम के कमरे से बाहर चले गए थे, उनके जाने के बाद शांति मैडम ने प्रतीक और प्रेरणा से कहा, मैंने सोचा है कि आप दोनों की ट्रेनिंग सुमित से ही कराते हैं। आप दोनों पहले भी सुमित से मिल ही चुके हो, तो आप दोनों को सुमित के साथ ट्रेनिंग करना आसान भी रहेगा। प्रेरणा ने कहा, जैसा आप ठीक समझे मैडम। प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया था और इसलिए तब शांति मैडम ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ प्रतीक, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ट्रेनिंग मिस्टर सुमित से हो? प्रतीक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। सुमित ने कहा, भैया के साथ ट्रेनिंग करना ही सही है। और तब शांति मैडम ने मुस्कुरा करके कहा, वेरी गुड, मैं अभी सुमित को बुलाती हूँ, फिर आप दोनों ट्रेनिंग सुमित से ले सकते हैं। और कह करके मैडम ने सुमित को फ़ोन किया और फिर उसे वहाँ आने को कहा। कुछ ही देर में सुमित वहां पहुंच गया और तब मैडम ने उससे प्रतीक और प्रेरणा को ट्रेनिंग देने के लिए कहा। सुमित ने भी तब तुरंत मैडम की बात मान ली और वह प्रेरणा और प्रतीक को अपने साथ ले जा करके उन दोनों को उनके काम के बारे में समझाने लगा। ट्रेनिंग के बीच में प्रतीक नोटिस कर रहा था कि प्रतीक ठीक से ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहा है और इसके पीछे की वजह थी प्रेरणा का वहां होना। सुमित भी समझ रहा था कि प्रतीक प्रेरणा की वजह से अपना ध्यान एक जगह नहीं लगा पा रहा है और इसलिए वह सुमित को कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वह प्रेरणा के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। और इसलिए उसने तब प्रेरणा से कहा, प्रेरणा आप कुछ देर का ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद हम फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और तब प्रेरणा वहाँ से चली गई। प्रेरणा के वहाँ से जाने के बाद सुमित ने प्रतीक से कहा, प्रतीक मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काबिलियत रखते हो, मगर प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो? सुमित की बात का जवाब देते हुए प्रतीक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं भैया कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं।
सुमित ने कहा, जब मैं तुम्हें समझा रहा था तब तुम्हारा ध्यान ठीक से एक जगह नहीं लग रहा था। तुम्हें देख करके लग रहा था जैसे तुम्हें कोई बात परेशान कर रही थी और जिसकी वजह से तुम एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे थे। प्रतीक ने कहा, भैया अभी शुरुआत है, मुमकिन है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुमित ने कहा, प्रेरणा के बारे में प्रतीक से बात करना तो चाहता था। सुमित प्रेरणा के बारे में प्रतीक से बात करना तो चाहता था, मगर अभी उसे प्रेरणा के बारे में प्रतीक से बात करना ठीक नहीं लगता। इसलिए उसने तब प्रतीक से कहा, उम्मीद तो मैं भी यही चाहता हूँ, यही करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। और फिर सुमित ने प्रतीक से आगे कहा, अब तुम भी ब्रेक ले लो, फिर हम कुछ देर बाद फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और तब प्रतीक वहां से चला गया। प्रतीक वहां से ऑफिस के कैंटीन की ओर चला गया और उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। कैंटीन में यूं ही बैठे और भी लोग थे, मगर प्रतीक एक तो उन्हें ठीक से जानता नहीं था और फिर उसे ऐसे ही किसी अजनबी के साथ बैठना भी सही नहीं लगा और इसलिए वह अकेले ही एक कुर्सी पर जाकर के बैठ गया था। इत्तेफाक से उस दिन शांति मैडम की लड़की भी ऑफिस आई थी, जो कि अभी अभी मूड होने पर या किसी काम की वजह से ही कभी कभार ऑफिस में आ जाया करती थी और उसकी मां शांति को इतनी ही बात खुशी दे जाती थी कि उसकी बेटी कभी कभार ही सही ऑफिस तो आ जाती थी। मिस शैली शांति मैडम की इकलौती और लाडली बेटी थी, जिसकी हर इच्छा को पूरा करना शांति मैडम को खुशी देता था और इसलिए शांति मैडम ने बेटी के एक बार कहने भर पर ही उसकी इच्छा को पूरी कर दिया करते थे। बच्चों को सही ज़रूरतें पूरा करना गलत बात नहीं है, मगर बच्चों के प्यार में अंधे होकर के उनकी हर इच्छा को बिना अधिक सोच विचार के पूरा कर देना अनुचित ही नहीं गलत है। ऐसा सोच बच्चों को गलत दिशा में ले जा सकती है और शांति मैडम की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने बेटी के प्यार में उसकी जो मनमानियां पूरी की थी, उसका नतीजा आज ये था कि शैली छोटे बड़ों की तमीज भूल गई थी। उसे सही और गलत के बीच अंतर अब मालूम नहीं था। अगर ये कहें कि शैली बदतमीज हो गई थी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जब शैली ऑफिस में अपनी माँ से मिलने गई तब शांति ने उसे देख करके हैरानी से कहा, क्या बात है, आज मेरी बेटी ऑफिस आई है, अच्छा लगा तुम्हें ऑफिस में देख करके। शैली ने कहा, मम्मा आप कुछ ज्यादा सोचें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑफिस के बोरियत काम में दिलचस्पी दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई हूं और ना ही अभी ऐसा मेरा कोई मूड है, इसलिए प्लीज आप मुझसे ऑफिस के काम में मन लगाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत कहिएगा। शांति को सुन करके ये तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने इस बारे में अभी शैली से कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि शैली उनकी बात तो वैसे भी नहीं मानने वाली है। शांति ने इसलिए तब शैली से कहा, नहीं कहूँगी, तुम अभी अपनी लाइफ को अभी इंजॉय करो, अभी तुम्हारी माँ ऑफिस संभालने के लिए है। शांति ने आगे शैली से कहा, वैसे आज मेरी बेटी ने ऑफिस आने के बारे में कैसे सोच लिया? प्रेरणा ने तब अपनी माँ से कहा, मम्मा मुझे पैसे चाहिए थे। शांति ने पैसे मांगने पर आपत्ति तो नहीं जताई, पर शैली से इतना कहा, इस बार मेरी बेटी ने इतनी जल्दी पैसे खर्च कर दिए। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी अकाउंटेंट से बोल करके तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा देती हूँ। शैली के बिगड़ने के पीछे की यही बड़ी वजह थी। शांति ने शैली की बात तुरंत मान ली थी, बल्कि उन्हें पूछना चाहिए था कि आखिर कुछ दिन पहले दिए गए पैसे उसने आखिर कहाँ खर्च कर दिए। मगर अफसोस शांति मैडम अपनी लाडली बेटी से ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं कर सकते, बल्कि अपनी बेटी की बात मान ली। शैली के तो मन की हो गई थी, वह अपनी माँ की ही हाँ सुन करके अपनी माँ के गले से लग गई थी और फिर उसने मुस्कुरा करके अपनी माँ से कहा, आई लव यू मम्मा। जवाब में माँ ने भी बेटी को आई लव यू कहा और फिर शैली अपनी माँ से अलग हो गई और उसने अपनी माँ से आगे कहा, मम्मा मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए इंडिया से बाहर जा रही हूँ, इसलिए अधिक पैसों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ आप अकाउंटेंट से कह करके कुछ ज़्यादा पैसे डलवा दीजिएगा। शांति ने कहा, जाना कब है तुम्हें? शैली ने कहा, आज शाम को ही मम्मा। शांति ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन वापस कब आओगी? शैली ने कहा, वहाँ रहने के लिए थोड़े ही जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगी। ये जवाब था शैली का अपनी माँ के सीधे प्रश्न का। शांति मैडम भी अब आरोप किस पर लगाती? आखिर ये परवरिश देने वाली भी तो वो खुद ही थी। वो इस जवाब के बदले कुछ कह भी नहीं सकती थी। बदले में शैली ने
उनसे आगे कहा, मम्मा अभी मैं चलती हूँ, शॉपिंग भी करनी है मुझे, आप जल्दी से पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा। और फिर शैली अपनी माँ के गले से जा लगी और बाय कह करके वहाँ से चली गई। शांति मैडम ठगी सी रह गई और बेटी को जाती हुई देखती रही। शांति मैडम खुद में नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी इंडिया से बाहर घूमने के लिए जाए, क्योंकि उन्हें खुद भी शैली के बिना अकेले घर में अच्छा नहीं लगता था। आखिर उनका था ही कौन शैली के सिवाय। उनके पति तो उन्हें छोड़ करके पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। अब अगर बेटी भी उनके अकेलेपन को नहीं समझेगी और उनका सहारा नहीं बनेगी तो वह उम्मीद भी किससे करेंगी। शांति मैडम बुरी नहीं थी, बस बेटी के प्यार में अंधी हो वो उसकी परवरिश ठीक से करना भूल गई, जिसका परिणाम था कि आज शैली उनके हाथ से निकलती जा रही थी, या यूं कहें कि निकल चुकी थी। शैली अभी ऑफिस से निकली ही थी कि तभी कैंटीन में बन रहे खाने की खुशबू उसकी नाक तक पहुंच गई और फिर शैली को उस समय भूख भी लग रही थी, इसलिए उसके कदम जाते जाते रुक गए और फिर वह वहां से कैंटीन की ओर बढ़ गई। प्रेरणा ने भी सुबह ऑफिस आते समय ठीक से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसे भी भूख लग रही थी और वह भी कैंटीन में अब आ गई थी। उसने वहां पहले से बैठे प्रतीक को देख लिया था, इसलिए वह उसके आसपास तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहते थे। वह अभी बैठने के लिए जगह ढूंढ ही रही थी कि तभी रिया और प्रीति भी वहां आ गई थी और उन दोनों ने जब प्रेरणा को देखा तब वे दोनों प्रेरणा के पास आ गई और फिर प्रीति ने प्रेरणा से कहा, मैडम चलिए हम तीनों वहां बैठते हैं। प्रीति ने एक टेबल की ओर इशारा करते हुए प्रेरणा से कहा था। प्रेरणा ने भी तब प्रीति की बात मान ली और वह प्रीति और रिया के साथ जा करके बैठ गई। तीनों अभी बैठ ही रही थी कि तभी प्रीति की नज़र वहां से कुछ दूर बैठे प्रतीक पर पड़ी और तब उसने कहा, प्रतीक सर भी यहाँ हैं। और तब रिया ने उत्सुकता से प्रीति से पूछा, कहाँ है प्रतीक सर? प्रीति ने तब इशारे से रिया को बता दिया और फिर रिया ने उस ओर देखते हुए कहा, हम प्रतीक सर को भी बुला लेते हैं, बेचारे अलग बैठे हुए हैं। प्रेरणा ने कहा, उन सर का नेचर थोड़ा अलग है रिया, इसलिए तुम उन्हें अलग ही बैठे रहने दो। प्रीति ने भी तब प्रेरणा की बात में अपनी सहमति जताते हुए कहा, मैं भी मैडम की बात से एग्री करती हूँ, मुझे भी सर का नेचर कुछ अलग ही लगा। तभी रिया ने प्रेरणा से कहा, मगर सर ऐसे क्यों है मैडम? प्रेरणा ने कहा, मैं भी तुम लोगों की तरह इसके पीछे की वजह जानना चाहती हूँ, मगर प्रतीक के नेचर को देख करके फिलहाल उनसे पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं है, इसलिए जितना जरूरी है उतना ही प्रतीक से बात करो। तभी रिया ने कहा, प्रतीक सर उतने बुरे भी नहीं हैं, जरा देखो उधर। रिया ने प्रतीक की ओर इशारा करते हुए कहा था और तब रिया के कहने पर प्रेरणा और प्रीति दोनों उस ओर देखने लगी थी। दरअसल हुआ यूं था कि जहां प्रतीक बैठा हुआ था उसके पास से कैंटीन का एक स्टाफ कुछ सामान ले करके निकल रहा था और गलती से उस स्टाफ से सामान जमीन पर गिर गया था। तब प्रतीक उस स्टाफ की मदद के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसका जमीन पर गिरा हुआ सामान उठाने के लिए उसकी मदद करने लगा था। ये सब अब प्रेरणा, प्रीति और रिया भी देख रही थे और तब रिया ने प्रेरणा से कहा, मैडम प्रतीक सर का नेचर जरूर रूखा है, मगर वो दिल के अच्छे हैं, अन्यथा मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने से छोटी हैसियत वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस बात से प्रेरणा खुद भी इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रतीक के इस रूखे नेचर से परे उसने प्रतीक को एक अच्छा चेहरा भी देखा था जब उसने सीढ़ियों पर चढ़ रही लड़की की मदद की थी और प्रेरणा को अपने साथ हुई इस घटना का स्मरण हो आया था और उसने तब रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, तुमने ठीक कहा रिया, प्रतीक दिल के बुरे नहीं हैं। और तभी वहां शैली आ गई। जो स्टाफ शैली को पहले से जानते थे, उन्होंने जब शैली को वहां देखा तो सभी शैली को वहां देख करके हैरान रह गए थे, क्योंकि सभी जानते थे कि वह कैसी लड़की है। और वैसी ही कुछ हैरानी रिया और प्रीति के चेहरे पर भी उभर आई थी जब उन्होंने शैली को वापस की कैंटीन में देखा था, क्योंकि वो दोनों भी शैली को वहां देख करके उतनी ही हैरान थी जितने के बाकी सभी। और तभी शैली को देख करके रिया के मुंह से अचानक निकला, ये राजकुमारी यहाँ पर क्या कर रही है? तभी प्रीति ने उससे धीरे से कहा, जरा धीरे से बोल, अगर सुन लिया तो आफत आ जाएगी। रिया ने कहा, सॉरी, वो अचानक से उसे देख करके मुंह से निकल गया। प्रीति और रिया को इस तरह से बात करते हुए देख करके प्रेरणा अब शैली की ओर हैरत भरी नजरों से देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। कैंटीन के संचालक ने जब शैली को वहां देखा तब वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर के उसके पास आ गया और शैली की
जी हुजूरी करते हुए बोला, मैडम आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? फ़ोन करके ही बता दिया होता, जो आपको चाहिए था वो मैं भिजवा देता। शैली ने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है इसलिए अब यहाँ आ ही गई हूँ तो यहीं खा करके जाती हूँ। संचालक ने कहा, ठीक है मैडम, मैं आपके बैठने के लिए जगह खाली करा देता हूँ। और कह करके संचालक इधर उधर देखने लगा। सभी टेबलों पर दो या दो से अधिक लोग बैठे हुए थे, लेकिन एक ही टेबल थी जिस पर प्रतीक अकेला बैठा था। और तब संचालक तुरंत प्रतीक के पास गया और उसने आग्रह करते हुए उससे कहा, सर वो मैडम आई हुई हैं, प्लीज़ आप इस टेबल को खाली कर दीजिए और दूसरी किसी टेबल पर बैठ जाइए। प्रेरणा ने जब ये सब देखा तो उसने रिया और प्रीति से पूछा, तुम दोनों की तरह ही ये कैंटीन का संचालक भी उस लड़की से डरता हुआ प्रतीत हो रहा है, आखिर माजरा क्या है? तभी रिया ने प्रेरणा से कहा, मैडम ये शांति मैडम की इकलौती लड़की है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अकड़ू है। बस प्रार्थना कीजिए कि प्रतीक सर वहाँ ज़्यादा अपने तेवर ना दिखाएं, क्योंकि उस लड़की के सामने खुद शांति मैडम की भी नहीं चलती है। तभी प्रतीक ने संचालक से कहा, वो यहाँ बैठ सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उनसे बोल दीजिए। संचालक ने तभी दबे हुए स्वर में कहा, सर आप समझ नहीं रहे हैं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप दूसरी जगह किसी टेबल पर जा करके बैठ जाइए। प्रतीक को जो अनुचित लगता था उस बात पर उसे अक्सर गुस्सा आ जाता था और इसलिए जब कैंटीन के संचालक ने उसे फिर से वहां से हटने के लिए कहा, ये बात प्रतीक को ठीक नहीं लगी और इसलिए उसने अपने तेवर बदलते हुए संचालक से कहा, क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? जैसे दूसरे टेबल पर दो या दो से अधिक लोग बैठे हैं, इस टेबल पर भी जिसे बैठाना चाहते हैं बैठा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप मुझे यहाँ से हटने को कहेंगे तो मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। प्रतीक की ना सुन करके कैंटीन का संचालक घबरा गया और उसने तब आग्रह भरे स्वर में प्रतीक से कहा, सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैडम नाराज हो गई तो हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। प्रतीक संचालक की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही शैली ने संचालक से कहा, और कितना टाइम लगेगा आपको मेरे लिए जगह बनाने में? तभी संचालक ने डरते हुए शैली से कहा, बस मैडम, सर अभी यहाँ से खड़े ही हो रहे हैं, फिर आप यहाँ आकर के बैठ सकती हैं। प्रतीक ने तभी संचालक से गुस्से से कहा, आपको बात समझ में नहीं आई है क्या? मैंने कहा कि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। शैली भी अब प्रतीक की टेबल के पास आ गई थी और उसने प्रतीक की कही बातें सुन ली थी और इसलिए तब शैली ने गुस्से से देखते हुए संचालक से कहा, इसको बताया नहीं क्या कि आपने मैं कौन हूँ? प्रतीक ने तभी प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, मुझे जानने का भी कोई शौक नहीं है, फिर चाहे आप जो भी हों, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिया ने बाहर बढ़ते देख करके पास बैठी प्रीति से कहा, रिया मुझे लगता है कि हमें चल करके सर को रोकना चाहिए, उन्हें पता नहीं है कि शैली मैडम कौन है, तभी वो उनसे बहस कर रहे हैं। तभी शैली ने चिल्लाते हुए प्रतीक से कहा, तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? शायद तू मेरे बारे में ही जानता नहीं है, अगर जानता तो इस तरह से बात कभी नहीं करता। प्रतीक ने तभी गुस्से से कहा, तेरे बारे में मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। शैली की गुस्से भरी आवाज़ सुन करके वहां बैठे सभी लोग सहम गए और साथ ही रिया और प्रीति भी, और उनके पास बैठी प्रेरणा को भी अब प्रतीक की फिक्र हो रही थी। वह नहीं चाहती थी कि प्रतीक का पहला दिन ऑफिस का आखिरी दिन हो, इसलिए तब प्रेरणा ने जल्दी से रिया से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें जल्दी से प्रतीक को जा करके शैली मैडम के बारे में बताना चाहिए। और कह करके प्रेरणा अपनी जगह से खड़ी हो गई और प्रतीक की टेबल की ओर बढ़ गई और उसके साथ ही रिया और प्रीति भी उसके पीछे पीछे चली गई। और फिर प्रतीक ने कैंटीन के संचालक की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, इस लड़की को समझाओ कि मेरे मुंह ना लगे, मैं अच्छों के लिए अच्छा हूं तो बुरों के लिए बुरा भी हूं, शायद ये मुझे नहीं जानती है। प्रतीक के बोलने की तहजीब अब शैली के लिए बदल गई थी, क्योंकि पहले शैली ने ही उससे बदतमीजी से बात की थी। उसके बाद भी कैंटीन का संचालक शैली से तो कुछ नहीं बोल पाया, बदले में उसने प्रतीक से ही कहा, सर आप मैडम से बात कैसे कर रहे हैं? आपको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए मैडम से। और तभी प्रेरणा भी वहां आ गई और उसने तब प्रतीक से कहा, प्रतीक ये हमारी कंपनी की मालकिन की बेटी है शैली मैडम। प्रतीक कुछ कह पाता उससे पहले शैली ने प्रतीक से कहा,
अब पता चला तुझे कि मैं कौन हूँ। तुझे अगर मैंने यहाँ से धक्के मार करके ना निकलवाया तो मेरा भी नाम शैली नहीं है। तभी प्रेरणा ने शैली से कहा, मैडम प्रतीक को पता नहीं था इसलिए उन्होंने वो सब कह दिया है, उन्हें माफ कर दीजिए। तभी शैली ने प्रेरणा की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, एक और शब्द नहीं तो इसके साथ तुझे भी मैं बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। मुझे मेरे काम में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी प्रतीक ने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा आप कुछ मत बोलिए इससे, इस लड़की को जो करना है करने दो। मैं इसके इस एटीट्यूड से तो इस जगह से हटने वाला नहीं हूँ। मैं भी देखता हूँ कि ये क्या कर सकती है। प्रेरणा ने तब प्रतीक से रिक्वेस्ट भरे स्वर में कहा, प्रतीक बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। प्रतीक कुछ कह पाता उससे पहले शैली ने प्रतीक का गुस्सा प्रेरणा पर निकालते हुए कहा, उससे कहा ना कि तू चुप रहा, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों बोल रही है तू। प्रेरणा बहुत सहनशील लड़की थी। शैली के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी वह प्रतीक और शैली का झगड़ा खत्म कराना चाहती थी, इसलिए वह अभी भी चुप नहीं रही और उसने शैली से फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैडम मैं प्रतीक की ओर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ बात को और मत बढ़ाइए। प्रेरणा की रिक्वेस्ट भी शैली को समझ में नहीं आई क्योंकि शैली के लिए घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसने प्रेरणा की बात सुनी ही थी कि गुस्से में आग बबूला हो करके उसने प्रेरणा पर अपना हाथ उठा दिया, मगर उसका हाथ प्रेरणा के गाल को छू पाता उससे पहले ही प्रतीक प्रेरणा और शैली के बीच में आकर के खड़ा हो गया था और प्रेरणा के गाल पर लगने वाला थप्पड़ प्रतीक के गाल पर जा लगा था। शैली का हाथ अपनी ओर आते हुए देख करके प्रेरणा की तो आंखें बंद हो गई थी। उसे लगा था कि शैली ने उसे थप्पड़ मार ही दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रतीक ने उसका थप्पड़ अपने गालों पर खा लिया था। जब सभी ने शैली को प्रतीक का थप्पड़ मारते हुए देखा तो सब सन्न रह गए। वहीं प्रेरणा ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसका थप्पड़ प्रतीक ने अपने गालों पर खा लिया था। लेकिन जैसे ही थप्पड़ की आवाज प्रेरणा के कानों में पड़ी उसकी आंखें खुल गई थी और उसने तब देखा कि प्रतीक उसकी ढाल बनकर के उसके सामने खड़ा था और तब उसे एहसास हुआ कि प्रतीक ने उसकी ओर बढ़ रहे थप्पड़ को अपने गाल पर खा लिया था। वह अब प्यार भरी नजरों से प्रतीक को देख रही थी और तभी प्रतीक ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से से शैली की ओर देखते हुए कहा, तेरे इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुझे दे सकता हूं, मगर मेरे उसूल ने मुझे रोक रखा है। शैली ने तभी कुटिलता भरी नजरों से प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, इसे उसूल नहीं बल्कि डर कहते हैं। हकीकत तो ये है कि तू डर गया है मुझसे। शैली कितनी बदतमीज थी उसका पता तो उसकी इन बातों से ही लगाया जा सकता था। वह नहीं जानती थी कि जिसे वो डर का नाम दे रही है वह डर नहीं बल्कि किसी का सब्र था। प्रतीक ने शैली की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, मेरे सब्र का इम्तहान मत ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी लिमिट भूल जाऊं। शैली ने तभी प्रतीक से कहा, वैसे अब तुझसे बहस करने से क्या फायदा, मेरा काम तो हो गया है, तुझे इस जगह से खड़ा करना था सो कर दिया है मैंने। और कह करके शैली जब प्रतीक की टेबल पर बैठने का मन बना ही रही थी तब प्रतीक वापस अपनी जगह पर बैठ चुका था। इस घटना के कुछ दृश्य रॉकी ने भी देख लिए थे और वह वाकिफ भी था कि शैली क्या है और उसके लिए क्या फायदा वह करा सकती है, क्योंकि रॉकी जानता है कि शैली की कितनी चलती है और इसलिए उसने कुछ सोचा और फिर वह प्रतीक के पास आ गया और पहले उसने शैली को कॉन्फिडेंट लेने के लिए उससे कहा, मैडम आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे इसकी औकात दिखाता हूँ, हाथ से नहीं तो लात से हटेगा ये यहाँ से। रिया और प्रीति को रॉकी का प्रतीक के विरुद्ध जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो रॉकी से कुछ बोल भी नहीं सकी, क्योंकि अगर वो रॉकी से कुछ भी कहती तो सीधे शैली के निशाने पर आ जाती और इसलिए दोनों ही चुप रह गई। प्रतीक ने रॉकी को इग्नोर किया, लेकिन रॉकी कहाँ मानने वाला था। उसे तो आज शैली की नज़रों में हीरो जो बनना था, इसलिए शैली के सामने रौब झाड़ते हुए उसने प्रतीक से कहा, तेरी बहुत बदतमीजी देख ली, अब तू यहाँ से सीधी तरह से हटेगा या तेरा कुछ और करना पड़ेगा। प्रतीक ने तब रॉकी से कहा, तू कौन है बे, चल जा यहाँ से अपना काम कर, नहीं तो जो तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है ना वो मैं तेरी हीरोगिरी तुरंत निकाल दूंगा। अब बात रॉकी की इज्जत पर आ गई थी, अगर वह पीछे हट जाता तो उसकी बेइज्जती हो जाती शैली के सामने, इसलिए उसे अब कुछ तो करना ही था और इसलिए तब वह प्रतीक के और पास गया और फिर उसने प्रतीक से कहा, तू सीधी तरह हटेगा यहाँ से या नहीं। प्रतीक ने तब गुस्से से कहा,
ऊंचा सुनता है क्या बे? सुनते ही रॉकी ने गुस्से से कहा, तेरी तो। और कह करके उसने प्रतीक की ओर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन तभी प्रतीक ने अपनी जगह से खड़े होकर के उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके गाल पर इतने तेजी से 4-5 थप्पड़ जड़ दिए कि रॉकी को कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक वह संभल पाता उसकी कनपटी लाल हो चुकी थी। प्रतीक से रॉकी को पिटता हुआ देख करके रिया और प्रीति को बहुत मजा आ रहा था। वह इस बात पर खुश होना चाहते थे, लेकिन शैली के वहां होने की वजह से अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकती थी। शैली ने जब रॉकी को पिटते हुए देखा तब उसने अपने बॉडी गार्ड को फोन कर दिया और उसे वहां तुरंत आने को कहा। प्रेरणा ने शैली को फोन करते हुए सुन लिया था, इसलिए उसे अब अंदेशा हो गया था कि झगड़ा बड़ा रूप ले सकता है और इसलिए तब वह कुछ सोच करके वहां से दौड़ती हुई चली गई। रॉकी प्रीति से पिटने के बाद और भी बौखला गया था और उसने पहले अपने गाल पर हाथ लगाया और फिर वह प्रतीक पर हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ गया। रॉकी नहीं जानता था कि प्रतीक क्या है और उसका क्या हाल कर सकता है। वह नहीं जानता था कि प्रतीक ने उसे अपनी अभी असली रूप तो दिखाया ही नहीं था। वह चाहता तो उसका ऐसा हाल कर सकता था कि रॉकी को वहां से सीधा अस्पताल के लिए जाना पड़ता, मगर प्रतीक ऑफिस के अंदर ऐसा कुछ अभी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रॉकी को कुछ थप्पड़ मार करके ही छोड़ दिया। लेकिन रॉकी तो हीरो बनने चला था, इसलिए फिर से वह प्रतीक के सामने पहुंच गया और फिर से हीरोगिरी दिखाते हुए उसने प्रतीक से कहा, तू जानता नहीं है कि तूने किस पर अपना हाथ उठाया है? देख मैं तेरा अब क्या हाल करता हूँ। और कह करके रॉकी फिर से प्रतीक पर वार करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी प्रतीक ने उसे पेट पर ऐसी किक मारी कि रॉकी वहां से उड़ता हुआ दूर जा गिरा। रॉकी को दूर गिरते ही देख करके शैली ने प्रतीक से गुस्से से कहा, तूने इसे तो कमजोर समझ करके गिरा दिया, लेकिन अब तू देख वो तेरा क्या हाल करता है। और तभी शैली को कैंटीन के गेट पर आता हुआ उसका बॉडीगार्ड दिख गया और उसने तब अपनी बॉडीगार्ड को आवाज लगाते हुए कहा, टोनी यही है वो जिसने तुम्हारी मैडम के साथ बदतमीजी की है। शैली ने प्रतीक की ओर उंगली से इशारा करते हुए टोनी से कहा था और फिर शैली ने टोनी से आगे कहा, और इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इसकी ऐसी हालत कर दो जिसे ये उम्र भर भुला ना सके। टोनी ने तब शैली से कहा, आप फिक्र मत कीजिए मैडम, आज के बाद ये किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। तभी कैंटीन के संचालक ने शैली से कहा, मैडम ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं बड़ी मैडम से इसकी कंप्लेन कर देता हूँ, वो अपने आप सब देख लेंगे। तभी शैली ने गुस्से से कहा, खबरदार अगर तुम अभी मम्मा के पास गए तो पहले मैं इसे इसके किए की सजा तो दिला दूं, फिर उसके बाद तुम जा करके मम्मा को बता देना। और फिर शैली ने टोनी की ओर देखते हुए कहा, टोनी अब तुम इंतजार किस बात का कर रहे? टोनी तब प्रतीक की ओर गुस्से से उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद टोनी प्रतीक के पास पहुंच गया और उसने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ बदतमीजी करने की? लगता है चर्बी ज्यादा बढ़ गई है तुझ पर, अभी तेरी चर्बी उतारता हूँ। और कह करके टोनी प्रतीक पर अपना हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही प्रतीक ने झुक करके टोनी के पैर पर एक जोरदार ऐसी किक मारी, टोनी जोर से जमीन पर जा गिरा। और यह देख करके वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया था और सबके साथ खुद शैली भी दंग रह गई थी। शैली प्रतीक की ताकत देख करके हैरान तो रह गई थी, लेकिन उस घमंडी लड़की ने इतने पर भी हार नहीं मानी थी और वह अब टोनी की सपोर्ट करते हुए उसे खड़े होने के लिए बोलने लगी थी। टोनी भी अब फिर से अपनी जगह से खड़ा हो गया था और वह इस बार और भी अधिक गुस्से से प्रतीक की ओर बढ़ने लगा था। प्रेरणा कैंटीन से सीधा शांति मैडम के ऑफिस रूम में हाँफते हुए पहुंची और जैसे ही शांति मैडम ने प्रेरणा को देखा और तब उन्होंने प्रेरणा से हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या हुआ प्रेरणा, तुम्हारी सांस ऐसे क्यों फूल रही है? प्रेरणा ने तब घबराए हुए स्वर में शांति मैडम से कहा, मैडम आप जल्दी चलिए नहीं तो वहां और अधिक झगड़ा बढ़ जाएगा। शांति मैडम ने घबराते हुए कहा, कहाँ झगड़ा बढ़ जाएगा और तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, क्या बात है, मुझे जल्दी बताओ तुम। शांति की बात का जवाब देते हुए प्रेरणा ने कहा, मैडम वहाँ कैंटीन में शैली मैम और प्रतीक के बीच झगड़ा हो रहा है, प्लीज आप जल्दी चलिए। शांति मैडम ने हैरानी के साथ कहा, क्या कह रही हो तुम प्रेरणा? शैली तो ऑफिस से जाने के लिए निकली थी, फिर वो कैंटीन में कैसे पहुंच गई? प्रेरणा, वो मुझे नहीं पता मैडम, लेकिन प्लीज अभी आप मेरे साथ चलिए, मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए प्लीज मैम आप मेरे साथ जल्दी चलिए। शांति ने कहा, हाँ चलो। और तब शांति वहां से प्रेरणा के साथ चली गई। टोनी ने जब प्रतीक के पास जा करके गुस्से से
जब फिर से उस पर हमला किया, लेकिन तभी प्रतीक ने उसके हमले से बचाव कर लिया और फिर प्रतीक ने बड़ी चतुराई से खुद का बचाव करते हुए फिर से टोनी के पैर पर किक मार दी। इस बार टोनी के मुंह से आह निकली और वह कराहता हुआ जमीन पर जा गिरा और फिर प्रतीक गुस्से से अपने कदम शैली की ओर बढ़ाने लगा और यह देख करके वहां मौजूद सभी स्टाफ डर गए थे। सभी डर रहे थे कि कहीं प्रतीक शैली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे और खुद शैली भी प्रतीक के गुस्से में देख करके वह कांपने लगे थे। उसे भी प्रतीक से अब डर लग रहा था। वह प्रतीक को अपनी ओर आते हुए देख करके अपने कदम पीछे कर रही थे और जब उसने प्रतीक को अपनी ओर और पास आते हुए देखा तब उसने घबरा करके भरे स्वर में प्रतीक से कहा, देख मेरी तरफ मत आना, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। लेकिन प्रतीक ने गुस्से से बढ़ते हुए अपने कदमों को नहीं रोका और वह गुस्से से शैली की ओर आगे बढ़ता रहा। शैली अब प्रतीक को अपनी ओर आते हुए देख करके बुरी तरह से डर गई थी। उसने तब पास की टेबल पर रखा हुआ कोई सामान उठाया और प्रतीक की ओर दे मारा। प्रतीक ने शैली का फेंका हुआ सामान पकड़ लिया और फिर वह अब शैली के सामने जा करके खड़ा हो गया और फिर उसकी ओर देखते हुए गुस्से से कहा, मैं तेरी की हुई हरकत का तुझे जवाब दे सकता हूं और वह भी पूरा सूद समेत, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे उसूल इसकी इजाजत मुझे नहीं देते। प्रतीक ने आगे गुस्से से शैली से कहा, मगर तुम मुझे कमजोर मत समझना और मुझे विवश करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपने उसूल अगर बना सकता हूं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें तोड़ भी सकता हूं और अगर मैंने ऐसा किया तो शैली ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर जब मैं अपनी पर आ जाता हूँ तो फिर मैं किसी से डरता नहीं हूँ बल्कि सामने वाले को मुझसे डर लगता है। इसलिए मुझे उकसाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। शैली की हालत अभी ऐसी हो गई थी कि प्रतीक के गुस्से को देख करके उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह बस एक मूर्ति की तरह प्रतीक के सामने खड़ी थी और चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं प्रतीक उसकी हालत भी टोनी और रॉकी की तरह ना कर दे। इसलिए वह चुपचाप खड़ी थी और प्रतीक की बातें सुन रही थी। प्रतीक ने आगे शैली से कहा, और हाँ, रही बात तेरी नौकरी की जो मुझे तेरी कंपनी में मिली है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन। प्रतीक के लिए नौकरी की कमी नहीं है। अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो काम तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा। इसलिए मुझे अपनी नौकरी पर रखने का घमंड तो तू बिल्कुल भी मत दिखाना। मैं अभी तेरी इस नौकरी को छोड़ करके जा सकता हूँ, इसलिए इस भूल में तू बिल्कुल भी मत रहना कि प्रतीक तेरी नौकरी के लिए तेरी खुशामद करेगा। शैली तो चुप थी ही, लेकिन प्रतीक के एक्शन को देखने के बाद अब जिसने उसकी बातें सुनी थी, कोई भी उससे अब कुछ कहने की हिम्मत जुटा नहीं सकता था। सभी वहां अब डरे सहमे से चुपचाप वहां खड़े थे। प्रेरणा के साथ वहां शांति मैडम भी पहुंच गई थी और उन्होंने प्रतीक की कही बातें सुन भी ली थी और यह भी देख लिया था कि उसकी अकड़ू बेटी किस तरह प्रतीक के सामने चुपचाप सहमी हुई खड़ी थी। जब प्रतीक ने अपनी बात पूरी कर ली तब शांति ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अनजान बन करके कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अपनी माँ की आवाज़ जब शैली ने सुनी तब उसने अपनी माँ की ओर देखा और तब फिर शांति ने शैली से आगे कहा, तुम तो यहाँ से जाने वाली थी ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? शैली ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह वहां से भागती हुई चली गई। शांति ने अभी उसे नहीं रोका था, क्योंकि उन्होंने आज शैली के चेहरे पर परिवर्तन के कुछ ऐसे भाव देख लिए थे जो उन्होंने अब से पहले कभी नहीं देखे थे और इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं, लेकिन उन्होंने उसके पीछे अपनी ऑफिस के एक स्टाफ को भेज दिया था ताकि वह उसकी निगरानी कर सके। और फिर उन्होंने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, प्रतीक, अब आप अपना लंच आराम से कीजिए, क्योंकि फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 4 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।